चलें जी, अब हम स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। और हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा चल रहा था, वो मेन टॉपिक हमारा था सॉफ्टवेयर। ये मेन टॉपिक हमारा था। सॉफ्टवेयर को हमने पढ़ा, सॉफ्टवेयर के टाइप्स को देखा हमने, डिफरेंस देखा एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और बेटा अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले तो आप समझ लें, पता तो है आपको, लेकिन एक दफा और तरह समझ लें ताकि आपको अंदाजा हो। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये आप यूजर हैं, ये आपका पीसी है यानी सिस्टम यूनिट है, कंप्यूटर। अब अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन पहुंचानी है सिस्टम यूनिट तक, तो आपको जरूरत पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यानी हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है। वो एक ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम, वो एक ब्रिज का काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट किया। अब इसके अंदर डेफिनेशन को देखते हैं बेटा, और डेफिनेशन में देखते हैं जरा क्या लिखा है। An operating system is a software which perform all the basic tasks like booting, file management, memory management, process management, controlling peripheral devices such as hard disk, printer, etc. अब ये booting, file management, memory management, process management, controlling peripheral devices, ये सारी क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये सारे जो है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार फरमा लें। अब हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं, है ना? लेकिन जो मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो है डॉस, जिसकी एब्रीविएशन आप लोग जानते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, जिसके यूजर मैं और आप हैं। लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, सबसे ज्यादा यूजर है हम एंड्रॉइड के, क्योंकि हमारे मोस्टली जो मोबाइल फोन्स होते हैं, सेल फोन्स होते हैं, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है वो क्या होता है? एंड्रॉइड। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आईओएस होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है, तो ये कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास मौजूद, ये उनके लोगो हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए जरा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास मौजूद है। सही, कौन कौन से, और फंक्शन का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एवरी एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में जितनी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करनी है। इट इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर अ यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जबरदस्त फंक्शन पता है क्या है स्टूडेंट्स? ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब होता है लेआउट। जैसे अभी आपके पास स्क्रीन इंटरफेस आ रहा होगा, इस चीज को कहते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस कैसे विजिबल है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से विजिबल है बेटा। किसकी वजह से? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से विजिबल होता है ये। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलें अब जरा इसके नाम देखें आप। ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं बेटा। ये तमाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। इसमें पहला आपके पास आता है बूटिंग, सेकंड आपके पास है रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड आपके पास है यूजर इंटरफेस एंड कमांड इंटरप्रेटर, नंबर 4 आपके पास है मेमोरी मैनेजमेंट, नंबर 5 आपके पास है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट,
इसे हम पेरिफेरल कंट्रोलिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और यूजर मैनेजमेंट। ये सारे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने परफॉर्म करने। सबसे पहला स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे बूटिंग, कि भाई बूटिंग क्या होता है। देखें, बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग ऐसे प्रोसेस को कहते हैं बेटा जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। बेसिकली इट चेक द कंप्यूटर रिसोर्सेस एंड मेक्स इट रेडी टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कि कंप्यूटर के रिसोर्सेस को चेक करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को चेक करता है। ठीक है, यहां से एक और बात निकलती है, इस प्रोग्राम को कहते हैं बेसिकली बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये चेक करता है भाई आपका कीबोर्ड रेडी है चलने के लिए, सही है या नहीं, आपका माउस रेडी है चलने के लिए, सही है या नहीं, आपका पीसी खुद रेडी है या नहीं। ये सारी चीजों को चेक करना जो है बूटिंग का काम है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करने से पहले वो चेक करता है कि तमाम कंप्यूटर रिसोर्सेज वो रेडी है परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कहते हैं बूटिंग। बूटिंग के बाद आ जाए रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब इट कंट्रोल्स या इट मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जितने भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं उन सबको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, और इस फंक्शन को हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं भाई, रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट की स्पेलिंग गलत है, तुम लोग सही कर लेना, हेडिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, दिस इंक्लूड्स एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी, एक्सेस टू शेयर्ड कैश मेमोरी, एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक जिम्मेदारी ये भी है बेटे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर मेमोरी। देखो, एलोकेशन का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हम रूम नंबर 3 में पढ़ रहे हैं, कैस्पियन में हम रूम नंबर 3 में हमारी एनएमआई की क्लास हो रही है फिजिकली, तो 1.5 घंटे के लिए हमें वो रूम क्या कर दिया है, एलोकेट कर दिया है। जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा हम वो रूम किसी और को एलोकेट कर दिया जाएगा। तो जब हमें रूम दिया गया उसे हम कहेंगे एलोकेशन, जब हम वहां से चले आएंगे उसे हम कहेंगे डी एलोकेशन। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी क्या होती है, जब उसने प्रोसेसर को कोई टास्क दे दिया तो उसने प्रोसेसर को टास्क एलोकेट कर दिया, सही है, और जैसे वो टास्क खत्म हो गया तो वो डी एलोकेट हो गया। सेम मेमोरी के साथ भी है कि भाई मेरा डाटा इस मेमोरी में रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने वो डाटा अपना वहां से डिलीट कर दिया या आगे कहीं और मूव कर दिया, सेंड कर दिया किसी को, तो वहां से स्पेस खाली हो गई, तो उस चीज को हम कहेंगे डी एलोकेशन। तो एलोकेशन का मतलब होता है कोई चीज आपको अलॉट कर देना, और डी एलोकेशन का मतलब होता है जो चीज आपको अलॉट की गई थी उसको वापस दे देना। इस चीज को हम कहते हैं एलोकेशन और डी एलोकेशन। उसके बाद एक जबरदस्त स्टूडेंट्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है वो आपके पास है बेटा ये यूजर इंटरफेस एंड कमांड इंटरप्रेटर। यूजर इंटरफेस एंड कमांड इंटरप्रेटर। देखो, यूजर इंटरफेस का मतलब तुम लोग जानते हो, जो कि मुझे और आपको जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है विंडोज की तरफ से, जो कि GUI बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड होता है, उस चीज को कहते हैं हम यूजर इंटरफेस। और कमांड इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, सर जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करके कंप्यूटर तक पहुंचा दे। ये दोनों ही फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के, दोनों फंक्शन हमारे पास किसके हैं बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, चलो अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। एक मिनट रुकना, हाँ ये रहा। तो देखें, फर्स्ट लाइन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, वी इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूजर इंटरफेस।
हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट स्टूडेंट किस वजह से होते हैं? यूजर इंटरफेस की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं स्टूडेंट? यूजर इंटरफेस की वजह से होते हैं। सही। अच्छा भाई, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कमांड इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर is one of the part of operating system which reads the command from user and interpret them and translate them into machine language instruction that the computer hardware can understand. वही बात स्टूडेंट रिपीट हुई है जो पहले हमने बहुत दफा करी है कि कमांड इंटरप्रेटर क्या काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम यूजर्स की कमांड को रीड करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, और वो मशीन लैंग्वेज जाती है कंप्यूटर हार्डवेयर के पास, जो कि वो समझता है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ये आपके पास होता है। तो तीन फंक्शंस हमने देखे, पहला बूटिंग देखा, दूसरा स्टूडेंट हमने क्या देखा था? दूसरा हमने देखा था रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा हमने देखा यूजर इंटरफेस एंड कमांड इंटरप्रेटर। नंबर 4 में देखें मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी वही है यार। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल perform the task of allocation and deallocation of memory space to programs and data in need of these resources. देखें, हर सॉफ्टवेयर को, हर फाइल को कोई ना कोई मेमोरी रिक्वायर्ड है, सही है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि यार वो चेक करता है कि भाई मेरे सिस्टम में इतनी मेमोरी है भी या नहीं है, सही है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन देगा, काइंडली आप सी ड्राइव या डी ड्राइव से अपनी स्पेस को खत्म करें। जैसे मोबाइल में अक्सर ये होता है कि आप चाहते हैं कि यार मैं बहुत सारी एप्स डाउनलोड कर लूं, लेकिन एप्स की लिमिटेशन होती है भाई, जब तक आप कोई पुरानी दूसरी ऐप रिमूव नहीं करोगे ये वाली ऐप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें मेमोरी मैनेजमेंट आपको इंडिकेट करता है। कौन इंडिकेट करता है बेटा? मेमोरी मैनेजमेंट आपको इंडिकेट करता है भाई आपके पास इतनी मेमोरी नहीं है। तो ये काम होता है स्टूडेंट मेमोरी मैनेजमेंट का, कि जितनी भी मेमोरी होती है ना उन सबको मैनेज करना। अगर स्पेस नहीं है तो आपको इन्फॉर्म करना, अगर स्पेस है तो उसको एलोकेट करना। तो ये सारा काम जो है स्टूडेंट्स वो आपका मेमोरी मैनेजमेंट करता है। उसके बाद आ जाए इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप लगाएंगे अपने सिस्टम में, उन सबको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन ये काम कर रहा होता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स the device driver to facilitate input output functions involving input output devices. These device drivers are softwares that control input output devices through their controllers. देखिए मेरी बात समझिएगा, विंडोज 7 विंडोज 10 से पहले जो विंडोज आपके पास आती थी उनमें अगर आप कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाते थे ना तो आपको उसका अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। क्या करना होता था? अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना होता था। जैसे प्रिंटर लगाया भाई आपने, उसका अलग से ड्राइवर करो। जैसे स्पीकर लगाया सर आपने, अलग से ड्राइवर करो। लेकिन अब ये सारे ड्राइवर्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, सिग्नल्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। ये सारा काम जो है वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट मॉड्यूल यानी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शन का होता है। उसके बाद आ जाए फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? भाई देखें, कंप्यूटर सिस्टम की तमाम फाइल्स, क्या लिखा हुआ है? इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी फाइल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हो, चाहे आपने इंटरनली हो, इंटरनली मतलब विंडोज की हो, या एक्सटर्नली आपने कोई करी हो, या वो फाइल जो आपको शेयर की गई हो, सही है, इन सारी फाइल्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल की होती है। जब तक आप उसे खुद डिलीट ना करें भाई वो डिलीट ना हो, सही है। तो ये फाइल मैनेजमेंट जो है ये फंक्शन है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक और बात याद रखिएगा, आप जब कोई गेम डाउनलोड करते हो या आप जब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसके साथ भी कुछ फाइल्स आती हैं, तो उन सबको भी मैनेज करना किसका काम है स्टूडेंट? फाइल मैनेजमेंट का काम है। किसका काम है बेटे? फाइल मैनेजमेंट का काम, ठीक है। और उसके बाद
आखिरी फंक्शन जो है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आपके पास है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में देखें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको समराइज करके जरा बताऊंगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है। देखें फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अ प्रोसेस इज अ जॉब और एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द सिस्टम, टू बी परफॉर्म बाय द सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटेशन में प्रोसेस हम कहते हैं बेटा किसी भी जॉब को, किसी भी एक्टिविटी या किसी भी टास्क को, ठीक है। जॉब हो तो इसका मतलब होता है कोई भी टास्क, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस। अब ये कंप्यूटर सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंप्यूटर को जितना भी टास्क दिया जाए स्टूडेंट्स, उन सबको मैनेज करना, चाहे वो मल्टीपल टास्क हो या सिंगल टास्क हो, उन सबको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी बेटा, प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल की, जो कि फंक्शन है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स 8 फंक्शंस के बारे में बताया। पहला आपके पास था बूटिंग, सेकंड आपके पास था रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड आपके पास था यूज इंटरफेस एंड कमांड और इंटरप्रेटर, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको बताए, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। और एक अब आखिरी है यूजर मैनेजमेंट। पहले ये बात कर लूं फिर आपसे बात करता हूँ। यूजर मैनेजमेंट जो है बेटा वो एडमिन साइड पे होता है। किस पे होता है, एडमिन साइड पे। जैसे आप अपने सिस्टम में सिक्योरिटी लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो, अपने मोबाइल फोन में भी तो यही करते हो आप, अपने मोबाइल फोन पे पैटर्न लगाते हो, पासपोर्ट लगाते हो, सही है। तो वो सब आता है आपके पास यूजर मैनेजमेंट, कि यार ऑथराइज यूजर ही मेरे सिस्टम या मेरी डिवाइस को यूज करे। जैसे लिखा हुआ है इन मॉडर्न कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, देखो क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर्स टू कंट्रोल यूजर एक्सेस, control user access to various computer resources like software, input output devices, storage system या network। देखा, मेरी एक बात याद रखिएगा बच्चों, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होगी। क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है बेटा कि वो अपने सिस्टम्स को लुक आफ्टर करे। लुक आफ्टर करे किससे, अनऑथराइज्ड पर्सन से, अनऑथराइज्ड यूजर से, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे फैकल्टी मेंबर्स यानी टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो अकाउंट्स ऑफिस के सिस्टम्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं वो आपके टीचर्स होते हैं ना, फैकल्टी मेंबर्स। एक है फैकल्टी मेंबर्स और एक है अकाउंट मेंबर्स, अकाउंट मेंबर्स। ये आगे की बात बता रहा हूँ, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज यूज होती है, आपको फायदा होगा। फैकल्टी मेंबर्स में आपके टीचर्स आ गए जिनको अलग रूम्स दिया हुआ है, अलग दिया हुआ है, जिनको अलग पीसी दिया हुआ है भाई, मतलब PC1, PC1, PC2, PC3 एंड सो ऑन। और फैकल्टी मेंबर्स जो है वो ऑथराइज हैं इन पीसी को यूज करने के, सही। अब अगर फैकल्टी मेंबर अपने ये वाले पीसीस को छोड़कर ये जो अकाउंट ऑफिस में पीसी लगे हुए हैं बच्चों, इनको यूज करने जाएंगे, तो पहली बात एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर कंट्रोल लगा के रखती है, मतलब पासवर्ड लगा के रखती है। क्या करती है, पासवर्ड लगा के रखती है। और वो बिल्कुल सही भी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि भाई फैकल्टी मेंबर जो है वो इन पीसीस के लिए क्या है, अनऑथराइज्ड है। क्या है भाई, अनऑथराइज्ड है। फैकल्टी मेंबर जो है अपने ये वाले जो पीसी है ना, ये वाले ये वाले जो पीसी हैं इनके लिए ऑथराइज्ड पर्सन है। तो सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का,
तो यूजर मैनेजमेंट में आपको डिफाइन किया गया है कि बेटा हर पीसी का एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कंट्रोल होता है, जिसमें आप क्या करते हो, उसमें पासवर्ड या उसको सिक्योर करने के लिए जो कुछ हो सकता है आप करते हो। क्योंकि देखें उसमें सारी बात है डेटा की, सारी बात किसकी है, डेटा की। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। जैसे फैकल्टी मेंबर्स के लिए उनके नोट्स, उनके लेक्चर्स, उनके एमसीक्यूज, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये शेयर करते हैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के साथ, है ना। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर अकाउंट मेंबर के लिए उनकी डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, उनकी स्टोरेज डेटा जितना भी है। तो इसीलिए हर बंदा अपनी सिक्योरिटी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फंक्शन, जैसे हम यूजर मैनेजमेंट कहते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था कौन सा, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर शुरू करा। फिर सॉफ्टवेयर के बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा। और स्टूडेंट्स फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देखा भाई, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। बाकी के जो हमारे लेक्चर होंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशन में होंगे, नेक्स्ट क्लास में होंगे।